हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा से संबंधित पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक की। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से जाके इस पुस्तक को परचेज़ करना है एवं हमारे वीडियो देखने के साथ साथ आपको अपने सामने यह पुस्तक भी रखनी है, जिससे आप इस पुस्तक का एवं हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस का अधिकतम लाभ ले सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस पुस्तक से बात करने वाले हैं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे परिचय, गठन, चुनाव प्रक्रिया, सदस्यों की योग्यताएं, कार्यकाल, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, शामिल अनुच्छेद एवं 18 विषयों का हस्तांतरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं परिचय से। तो दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 में पारित किया गया। राज्यसभा में यह 23 दिसंबर 1992 को पारित हुआ एवं इस संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति 20 अप्रैल 1993 को प्राप्त हुई एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम देश में 1 जून 1993 को लागू हुआ। दोस्तों, संशोधन के समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे। संशोधन के समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9A जोड़ा गया एवं इस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई नई अनुसूची 12वीं अनुसूची थी। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को अनुमति प्रदान की गई। यह अधिनियम 1 जून 1993 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। संविधान में भाग 9A का नाम नगर पालिकाएं रखा गया, जो कि अनुच्छेद 243P से 243ZG में वर्णित है। दोस्तों, नगरीय शासन में 18 विषयों को शामिल किया गया है। नगरीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं त्रिस्तरीय व्यवस्था की। हम देख सकते हैं नगर पालिका शासन प्रणाली में निचले स्तर पर नगर पंचायत होती है, फिर नगर पालिका, उसके बाद नगर निगम का स्थान आता है। अब हम बात कर लेते हैं त्रिस्तरीय व्यवस्था की। दोस्तों, इस अधिनियम में अर्थात 74वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में त्रिस्तरीय नगरीय शासन की व्यवस्था की गई है। नगरीय शासन व्यवस्था के 3 स्तर हैं: नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम। अनुच्छेद 243Q के अनुसार नगर पालिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। नगर पंचायत, दोस्तों, यह नगर पालिका की सबसे निचली इकाई है जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे हैं। उन क्षेत्रों में यह गठित की जाती है। इनकी जनसंख्या 20,000 से लेकर 50,000 तक होती है। अब हम बात करते हैं नगर पालिका की। इसका सृजन सामान्यतः उन क्षेत्रों में किया जाता है जिनकी जनसंख्या 50,000 से 3 लाख तक होती है। इसी प्रकार नगर निगम, इनका सृजन ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक होती है। अब हम चर्चा करते हैं चुनाव प्रक्रिया की। तो दोस्तों, नगरीय क्षेत्र के तीनों स्तर पर सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होगा, अर्थात प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। नगर निगम में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होगा, इसका निर्धारण भी राज्य सरकार करती है। अब हम बात करते हैं स्थानों के आरक्षण की। तो दोस्तों, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अर्थात यदि उदाहरण के तौर पर हम देखें तो हर 100 सीट में से 33 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए गए हैं। राज्य विधि के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्गों अर्थात OBC के लिए स्थान आरक्षित कर सकेगा।
यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है तथा अध्यक्ष के लिए भी स्थानों को सुरक्षित करने का प्रावधान कर सकेगा, जिसका आवंटन भी चक्रानुक्रम में होगा। दोस्तों यहाँ पर चक्रानुक्रम का मतलब है, फॉर एग्जांपल यदि 10 जगह पर इलेक्शन होने हैं तो यदि एक चुनाव में SC ST OBC के लिए आरक्षित सीटें किसी पर्टिकुलर एक जगह से हैं तो अगले चुनाव में उस सीट का स्थान दूसरे स्थान पर करना होगा, ताकि हर स्थान पर सीटों का समुचित वितरण हो सके एवं सभी प्रतिभागियों को या सभी कैटेगरी के प्रतिभागियों को समुचित अवसर मिल सके। अब हम बात करते हैं सदस्यों की योग्यता की। तो दोस्तों नगर पालिका की सदस्यता के लिए न्यूनतम योग्यता 21 वर्ष है। यदि आप सभी में से कोई भी 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है तो वह नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, महापौर, पार्षद बनने की योग्यता रखता है, यदि वह संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अधीन पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। आपकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ साथ यदि राज्य विधानमंडल कोई ऐसी विधि बनाता है जो उस पद पर पहुंचने के लिए आवश्यक है, आपको वह योग्यता भी पूरी करनी होगी। अयोग्यता संबंधी सभी विवादों का निपटारा करने के लिए राज्य विधानमंडल निर्धारित अधिकारी को नियुक्त करता है। अब हम चर्चा करते हैं कार्यकाल की। तो दोस्तों नगरीय शासन व्यवस्था में संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। 5 वर्ष के पूर्व भी उसका विघटन किया जा सकता है। विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व चुनाव करा लिया जाएगा। यदि कार्यकाल 6 माह से अधिक बचा है तो शेष कार्यकाल के लिए नगर पालिका का गठन होगा, और कार्यकाल 6 माह से कम बचा है तो चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। नगरीय शासन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और नगर पालिका के सभी निर्वाचन के संगठन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 243 ZA के तहत दी गई है। इस कार्य के लिए राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जा सकती है। राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को साबित कदाचार के आधार पर पद से हटा सकते हैं तथा इसकी प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने जैसी होगी। तो दोस्तों प्रश्न बन सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग को किस आधार पर हम पद से हटा सकते हैं। तो दोस्तों आंसर होगा साबित कदाचार। एवं हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो आंसर होगा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के समान। अब हम बात कर लेते हैं वित्त आयोग की। तो दोस्तों नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243Y के तहत किया गया है। हर 5 वर्ष बाद राज्य स्तर का एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और यह अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को देगा। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन सकता है किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का वर्णन है? 243Y। नगर पालिकाओं की बात चल रही है। कितने साल के लिए गठन होगा या कितने साल बाद गठन होगा? तो दोस्तों 5 साल के अंतर्गत गठन होगा। एवं वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गवर्नर को देगा या राज्यपाल को देगा। अब हम बात करते हैं वित्त आयोग निम्न मामलों में अपनी सिफारिशें देता है। राज्य द्वारा लगाए गए करों, पथकरों, शुल्कों का नगर पालिका और राज्य के मध्य वितरण, नगर पालिका को सौंपे जाने वाले करों से संबंधित विषय, वित्तीय स्थिति सुधारने के संबंध में सिफारिश देता है। अन्य ऐसे सभी विषय जो राज्यपाल निर्धारित करे, वित्त आयोग उनसे संबंधित सिफारिशें भी प्रदान कर सकता है। दोस्तों अब हम चर्चा कर लेते हैं नगरीय प्रशासन में शामिल 18 विषयों की। तो दोस्तों नगरीय योजना एवं शहरी योजना बनाना, भूमि उपयोग और भवनों का निर्माण। आपने देखा होगा नगर पालिका निगम के अंतर्गत काफ़ी सारे भूमि भवनों का निर्माण होता है। आर्थिक और सामाजिक विकास, सड़क पुल निर्माण। हम देखते हैं अलग अलग वार्डों में सड़कों का निर्माण जहां पर आवश्यकता होती है, नदी नाले होते हैं वहां पर पुलों का निर्माण भी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत द्वारा करवाया जाता है। घर एवं उद्योगों में जल आपूर्ति,
यह काम भी आप देखते हैं पाइपलाइन के माध्यम से, डैम के माध्यम से नगर पालिका द्वारा हमें जलापूर्ति की जाती है। स्वच्छता, सफाई तथा कूड़ा करकट का प्रबंधन करना, आप देख ही रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान में नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों की बहुत बड़ी भूमिका है। सुबह सुबह हमारे घर के सामने गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल के, गाने के साथ कचरा गाड़ी कचरा लेने के लिए आती है। अग्निशमन सेवाएं, दोस्तों अचानक कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड नगर पालिकाओं द्वारा भेजी जाती है। नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, दोस्तों आपने देखा होगा डिवाइडर के बीचों बीच सड़कों के आसपास वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अभियान भी नगर पालिका द्वारा चलाए जाते हैं। इसके अलावा समाज के कमज़ोर वर्गों का कल्याण करना भी इनके नगर पालिका के विषय के अंतर्गत आता है। गंदी बस्तियों में सुधार, नगरीय निर्धनता में कमी, नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल का मैदान इत्यादि की व्यवस्था। दोस्तों ये सारे हमारे सामने के ही उदाहरण हैं, हम इनको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके देख सकते हैं। सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौंदर्य परक पहलुओं की अभिवृद्धि, कब्रिस्तान और शवदाह स्थल की व्यवस्था करना, पशु तथा जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकना, लोक सुख सुविधाएं फॉर एन एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइट, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप आदि की व्यवस्था करना, वधशालाओं तथा चर्म शोधशालाओं का विकास करना, जन्म, मृत्यु एवं विवाह का पंजीयन करना। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा समग्र आईडी, जिसमें पूरे परिवार की जानकारी होती है, कितने सदस्य हैं, क्या है, कैसा है, ये सारी जानकारी समग्र आईडी में दी हुई होती है। इसको भी या इसका नामांकन या रजिस्ट्रेशन भी नगर पालिका के माध्यम से किया जाता है। अब हम बात करते हैं नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद एवं उनके प्रावधानों की। दोस्तों 243 पी में परिभाषा दी गई है। आप पी फॉर परिभाषा, पी से पी और पी से परिभाषा आप ऐसे याद कर सकते हैं। दोस्तों 243 क्यू में नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित प्रावधान है। 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना की बात करी गई है। 243 एस में वार्ड समितियों आदि के गठन की बात करी गई है। दोस्तों आप इसको एस से समिति याद कर सकते हैं, एस फॉर समिति। 243 टी में स्थानों के आरक्षण से संबंधित बात की गई है। आप इसको याद करने के लिए सीट लिख सकते हैं, SEAT, तो लास्ट के टी से आप सीट याद कर सकते हैं, सीट आरक्षित की गई है। 243 यू में नगर पालिकाओं की अवधि का वर्ण है। दोस्तों आप यू से हिंदी में उम्र होता है, तो आप इस तरीके से अवधि याद कर सकते हैं उम्र से। 243 यू में नगर पालिकाओं की अवधि का वर्णन है। 243 वी में सदस्यों के लिए निर्भरताएँ दी हुई हैं। 243 डब्ल्यू में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ दी गई हैं। दोस्तों डब्ल्यू से आप WWF याद कर सकते हैं, इसमें शक्ति का प्रदर्शन होता है। तो 243 डी में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ दी गई हैं। दोस्तों आप इन निमोनिक्स से आर्टिकल्स को आसानी से याद कर सकते हैं। यदि आप इनको डायरेक्ट याद कर पाएँ तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप ऐसी चीज़ों का सहारा लेकर अपनी तैयारी को और अधिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं एवं अपना रास्ता आसान बना सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं 243 एक्स की, नगर पालिकाओं द्वारा कर आरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ। अब हम बात करते हैं 243 वाई की। हम पहले ही बात कर चुके हैं, 243 वाई में वित्त आयोग का जिक्र है। 243 जेड, इसमें नगर पालिकाओं के लेखों की संपरीक्षा की बात की गई है। 243 जेड ए, इसमें नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन एवं चुनाव आयोग की बात करी गई है। दोस्तों 243 वाई, 243 जेड ए एवं 243 जेड डी एवं जेड ई बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इनको आपको याद रखना ही रखना है। दोस्तों 243 जेड डी में जिला योजना के लिए समिति की बात करी गई है। 243 जेड ई में महानगर योजना के लिए समिति की बात करी गई है। अब हम चर्चा कर लेते हैं 243 जेड बी की। इसमें संघ राज्य क्षेत्र को लागू होना बताया गया है। 243 जेड सी में इस भाग में कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होने के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं नगरीय स्थानीय निकायों की। भारत में इस प्रकार की 8 नगरीय स्थानीय निकाय हैं: नगर पालिका,
नगर निगम, छावनी बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, टाउनशिप, विशेष उद्देश्य एजेंसी, अधिसूचित क्षेत्र कमेटी, न्यासपत्तन। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम टिप्स की। दोस्तों, पटवारी परीक्षा 2017 में इस विषय में भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ज़्यादा मध्य प्रदेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे गए थे। इसी को आधार बनाकर यह पुस्तक तैयार की गई है। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर से बोलना चाहूँगा कि आपने यदि अभी तक इस पुस्तक को नहीं खरीदा है तो आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से जाकर इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 2017 के पटवारी पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन मध्य प्रदेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था से पूछे गए थे, ना कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से। तो आपको मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब हम बात करते हैं नगर पालिका की। नगर पालिकाएँ कस्बों या छोटे शहरों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती हैं। इनका गठन राज्य विधानमंडल द्वारा और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत की संसद द्वारा किया जाता है। नगर पालिका को नगर परिषद, सिटी म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड, बोरो म्यूनिसिपैलिटी के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक नगर पालिका को 20 से 40 वार्डों में विभाजित किया जाएगा। दोस्तों, प्रश्न बन सकता है नगर पालिका को कितने वार्डों में विभाजित कर सकते हैं, तो उसका आंसर होगा 20 से 40। नगर पालिका के सदस्य पार्षद कहलाते हैं। परिषद का प्रमुख नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, जो नगर पालिका प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा इसको कार्यकारी शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। अध्यक्ष की सहायता के लिए एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष, यह विषय राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। परिषद तथा समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नगर पालिका के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अर्थात CMO, चीफ म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसर की होती है। अब हम बात करते हैं नगर निगम की। संघ राज्य क्षेत्रों में नगर निगमों का गठन संसद के अधिनियम तथा राज्यों में नगर निगमों का गठन राज्य विधानमंडल के द्वारा होता है। नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। कार्यकाल कितना होगा, यह विषय राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। दोस्तों, महापौर की सहायता के लिए एक उप महापौर भी नियुक्त होता है। महापौर महानगर का प्रथम नागरिक कहलाता है। महापौर नगर निगमों की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा सदन को स्थगित कर सकता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 16 नगर निगम हैं एवं 2 प्रस्तावित हैं। नगर निगम आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य या अधिकारी होता है, जो नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। अब हम बात करते हैं छावनी बोर्ड या परिषद की। तो मित्रों, छावनी बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा छावनी बोर्ड अधिनियम 2006 के अंतर्गत किया जाता है। छावनी अधिनियम 1924 को निरस्त कर दिया गया तथा इसका स्थान छावनी अधिनियम 2006 ने लिया है। छावनी बोर्ड पर रक्षा मंत्रालय का नियंत्रण होता है। वर्तमान में देश भर में 64 छावनी बोर्ड हैं। एक छावनी परिषद में आंशिक रूप से निर्वाचित या नामित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए, जबकि नामित सदस्य या पदेन सदस्य उस स्थान पर लंबे समय तक रहते हैं। सेना अधिकारी जिसके प्रभाव में यह छावनी हो, परिषद का अध्यक्ष होता है और सभा की अध्यक्षता करता है। परिषद के उपाध्यक्ष का चुनाव उन्हीं में से निर्वाचित सदस्यों द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए होता है। छावनी बोर्ड के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए एक कार्यकारी अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों, छावनी बोर्डों की जनसंख्या के अनुसार 4 इकाइयों में विभाजित किया गया है। कहने का मतलब है कि जनसंख्या के आधार पर छावनी बोर्ड को हम 4 इकाइयों में विभक्त करके देख सकते हैं। श्रेणी 1 में 50,000 से अधिक की नागरिक जनसंख्या, श्रेणी 2 में 10,000 से 50,000 की नागरिक जनसंख्या, श्रेणी 3 में 2500 से 10,000 से कम की जनसंख्या एवं श्रेणी 4 में 2500 से कम की जनसंख्या शामिल है। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख छावनी नगर। अम्बाला, जालंधर, महू,
मेरठ आदि। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में सहायक सिद्ध होते हैं तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को शेयर करें। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाएं। यदि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो हमारे लिए और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो कृपया हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी को स्वीकार करें एवं अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को शेयर करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं एरिया कमेटी या नगरीय क्षेत्र समिति की। दोस्तों, इन समितियों का गठन छोटे शहरों में प्रशासनिक दृष्टि से किया जाता है। यह नगरपालिका का अर्ध नगरपालिका प्राधिकरण है। इस समिति की स्थापना राज्य के विधानमंडल द्वारा एक अलग कानून के तहत की जाती है। इस समिति को नगरपालिका के कुछ सीमित कार्य सौंपे जाते हैं। इसे जल निकासी, सड़कों के किनारे लाइट, सड़कों की मरम्मत आदि कार्य सौंपे जाते हैं। इसे पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित या नामित किया जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं टाउनशिप की या नगरीय क्षेत्र की। दोस्तों, इसका गठन सार्वजनिक उपक्रम की बनी कॉलोनियों के लिए होता है जिसमें उन उपक्रमों के कर्मचारी रहते हैं। यह कॉलोनियों में या इन कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें प्रशासन की देखरेख के लिए नगर प्रशासक नियुक्त किया जाता है। इसके सदस्य तकनीकी और गैर तकनीकी होते हैं। इसमें कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होता। यह केवल उपक्रमों में या उपक्रमों की नौकरशाही संरचना का ही रूप है। यहाँ पर आपके मोटिवेशन के लिए एक कोटेशन डाला गया है कि यदि कज़िन की शादी में भौकाल मचाना है तो लगातार पढ़ते रहिए, बिल्कुल ना रुकें जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। अब हम बात करते हैं विशेष उद्देश्य एजेंसी की। तो दोस्तों, विशेष उद्देश्य एजेंसी का गठन राज्य सरकार के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। इन एजेंसियों को कार्य आधारित स्थानीय निकाय भी कहा जाता है। ये एजेंसियां स्वायत्त संस्थाओं के रूप में कार्य करती हैं, जैसे परिवहन बोर्ड, आवासीय निर्माण बोर्ड, विद्युत आपूर्ति बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर सुधार ट्रस्ट, शहरी विकास प्राधिकरण, जलापूर्ति एवं मल निकासी बोर्ड आदि। अब हम चर्चा कर लेते हैं एग्ज़ाम हेल्प की। वैधानिक नगर क्या होते हैं दोस्तों? स्टैट्यूटरी टाउन्स। दोस्तों, वे सभी स्थान जहां नगरपालिका, नगर निगम या छावनी बोर्ड या नोटिफाइड एरिया कमेटी है वैधानिक नगर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं नोटिफाइड एरिया कमेटी या अधिसूचित क्षेत्र समिति की। दोस्तों, ये वे क्षेत्र हैं जो नगरपालिका के गठन के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते किंतु औद्योगिकीकरण के कारण तेजी से विकसित हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जमशेदपुर। इनका गठन राज्य सरकार के द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से किया जाता है। इन्हें अधिसूचित क्षेत्र भी हम कहते हैं। दोस्तों, इन क्षेत्रों को नगर पालिका के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। सरकार द्वारा अध्यक्ष व सदस्यों को इस क्षेत्र के लिए नामित किया जाता है, ना कि निर्वाचित किया जाता है। अब हम बात करते हैं पोर्ट ट्रस्ट या न्यास पत्तन की। न्यास पत्तन का गठन संसद के अधिनियम के द्वारा होता है। इसमें निर्वाचित और नामित दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। इसका एक आधिकारिक अध्यक्ष होता है। इसका मुख्य उद्देश्य पत्तनों की सुरक्षा, प्रबंधन तथा नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। भारत के प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट हैं दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट। दोस्तों, सभी प्रमुख बंदरगाहों का प्रबंधन वर्ष 1963 के अधिनियम के अंतर्गत संबंधित पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। हाल ही में बंदरगाह के लिए एक प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड के निर्माण का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है, जो पोर्ट ट्रस्ट का स्थान लेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नगरीय स्थानीय शासन में सुधार हेतु गठित की गई समितियों की, जिसमें हम समिति या आयोग के नाम के बारे में चर्चा करेंगे, किस वर्ष या किन वर्षों के बीच उनका गठन हुआ उस बारे में चर्चा करेंगे, एवं किस विषय को लेकर उनका गठन किया गया था इस बारे में भी हम बात करेंगे।
सबसे पहले हम बात करेंगे नूर उद्दीन अहमद समिति की, जो कि 1963 से लेकर 1965 के बीच है। इसका विषय था नगर पालिका कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संबंधित। AP जैन समिति 1963 से 1966 ग्रामीण शहरी संबंधों हेतु गठन किया गया था। रफ़ीक जकारिया समिति 1963 शहरी स्थानीय निकायों के वित्त आपूर्ति हेतु। गिरिजापति मुखर्जी समिति 1974 नगरीय प्रशासन के बजट में सुधार हेतु। AN सहाय 1982 नगरीय स्थानीय संस्थाओं और नगर निगमों की शक्तियों एवं विधियों के संबंध में। CM कोरिया 1985 से 1988 शहरीकरण रिपोर्ट हेतु इसका गठन किया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में स्थानीय शासन की। तो यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले इस प्रकार के वीडियोस किसी भी तरीके से आपके एग्ज़ाम में आपकी सहायता करते हैं तो हमारे वीडियोस को आप लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, बेल आइकॉन आपने प्रेस कर ही दिया होगा, ऐसी हम आपसे अपेक्षाएं करते हैं। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसके माध्यम से आप एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे अपडेट्स, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, यदि कोई अमेंडमेंट होता है वह, तथा आपको आपके एग्ज़ाम तैयारी से संबंधित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, लगातार सीखते रहिए। धन्यवाद।